हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक तक का पार्ट स्टडी कर लिए थे। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आजकल एलिमेंट्री कैनाल का। हम लोग स्टमक तक का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स देखे थे और उसके जो जूस थे, गैस्ट्रिक जूस, उसके एक एक कंपोनेंट का हम लोग फंक्शन देखे थे स्टूडेंट। अब मैं उसके आगे बढ़ूं, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन की तरफ। उससे पहले मैं आपको याद कीजिए, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ मैंने बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। मैं आज उस एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का कनेक्शन याद करिए, 4 ग्लैंड बताया था मैंने, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। मैं आपको बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर जो होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं और वो सिक्रीट करती है सलाइवा। मैं आपको सलाइवा के कंपोनेंट और फंक्शन दोनों ही बता चुका हूं। अब मैं आज आपको चाहता हूं कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, इनका कनेक्शंस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ कैसे रिलेशन है, कैसे लोकलाइज्ड है, उनके सिक्रीशंस कैसे आते हैं गट के अंदर। आप जानते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होते डाइजेशन में, इसलिए उसका नाम रखा एक्सेसरी। फिर कैसे पार्टिसिपेट होते हैं? वो बनाते हैं कुछ जूस, कुछ इंजाइम्स, कुछ सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीट करते हैं गट के अंदर। तो उनका कैसे न कैसे कनेक्शंस होगा डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। आइए आज हम उन सारे डक्ट्स का नाम जाने और वो ग्लैंड कहां पर सिचुएटेड है, उनका कैसा लोकेशन है और वो गट के साथ कैसा कनेक्शंस रखते हैं, हम उसको एक सिंगल डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए मैंने फिगर का नाम दिया है कनेक्शंस बिटवीन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड गट। स्टूडेंट याद कीजिए, ये मैंने बताया था, इसके ऊपर याद कीजिए ट्रेकिया है, ये एसोफेगस है, इसके ऊपर पूरा फेरिंक्स रीजन था। ये ट्रेकिया आगे कंटिन्यू हो जाएगा, इस सब हम बात कर चुके हैं। आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा लंग्स में, ये बात हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये वाला है पाइप जो फूड पाइप के नाम से जाना जा रहा था, जो ट्रेकिया के पीछे मतलब डोर्सल साइड पर था, उसका नाम है एसोफेगस। उसकी ओपनिंग गलत थी स्टूडेंट। अब मैं अगर बात करना चाहूं तो ये जो डायफ्राम था, डायफ्राम के ऊपर है थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। स्टूडेंट अब तक मैंने आपको अपने बॉडी में बक्कल कैविटी में सारा डायरेक्शंस बताया और सब कुछ फील करके बताया, इवन ट्रेकिया और एसोफेगस तक बताया। जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे लंग्स, हार्ट भी अपने बॉडी में फील करके बताऊंगा। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको ये वीडियो में हमारा थोरेसिक कैविटी के नीचे कुछ भी नहीं दिख पा रहा होगा, एब्डोमिनल कैविटी नहीं दिख पा रहा होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कैसे भी अपना हाइट बढ़ा लूं, नेचुरली तो नहीं बढ़ा सकता, तो मैं कुछ सपोर्ट लेकर अपना हाइट बढ़ाता हूं ताकि आपको मैं एब्डोमिनल कैविटी में रियलिस्टिक लोकेशंस बता पाऊं। रियल में क्या पोजीशन है हमारे इन ग्लैंड्स का और स्टोमक का, कैसे क्या कनेक्शन है उनके साथ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट। तो आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको अपना सपोर्ट से हाइट बढ़ाकर एब्डोमिनल कैविटी भी दिखाकर बताता हूं। यस स्टूडेंट, कोई ये ना समझे कि हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया और अचानक से मेरा हाइट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। मैं सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ हूं ताकि मैं आपको अपना एब्डोमिनल कैविटी भी दिखा पाऊं। देखिए स्टूडेंट, मेरा जो ये यहां पर एक डायफ्राम है जो डोम शेप का, जो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ये डायफ्राम के ऊपर जो भी कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी स्टूडेंट। और डायफ्राम के नीचे यहां से लेकर ये यहां तक का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक मैं अगर बात करूं तो ये पूरा पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी है स्टूडेंट। अब सुनिएगा, मैं आपको फील कराना चाहता हूं लोकेशंस। डायफ्राम के जस्ट नीचे याद कीजिए, हमारे बॉडी का ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। और ये कौन सा साइड है? राइट साइड। डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड, यहां पर क्या हमारा स्टमक है, ये रहा हमारा स्टमक। अब सुनिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, डिटेल में मैं इसकी कहानी बता चुका हूं। मैं स्टमक को अभी फिर रिवाइज कराऊंगा, एक कंप्लीट डायग्राम जस्ट अभी बनाने वाला हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें फिर सारी बातें बोलूंगा। ये स्टमक था, जे शेप्ड ऑर्गन था। आप देखिए यहां पर हमारा डायफ्राम है, ये रहा डोम शेप, धनुष शेप, ठीक है। ये एसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे आया और स्टमक में खुल गया। आपको पता है कार्डियक रीजन में खुला होगा और वो ओपनिंग कहलाती है गैस्ट्रोएसोफेजियल ओरिफिस।
और इसमें जो स्फिंक्टर लगा उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये रेगुलेट करता है कि कितना सब्सटेंस एसोफेगस से नीचे कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में आना है। स्टमक में 4 पार्ट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कार्डियक है, ये फंडस है, ये बॉडी और ये पाइलोरिक है। पाइलोरिक स्टमक का ओरिजिन डिओडेनम में खुलता है। यहाँ पर भी ओपनिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक ऑरिफिस, और यहाँ पर भी स्फिंक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बात हम कर चुके हैं। याद कीजिए मैंने आपको बताया था स्टमक जे शेप्ड का होता है, और ये जे शेप्ड होने की वजह से यहाँ पर 2 कर्वेचर बनता है स्टूडेंट, एक बनता है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और दोनों कर्वेचर पर ओमेंटम का डिपोजिशन होता है। याद कीजिए ओमेंटम आपको बताए थे ऐसा पेरिटोनियम में फैट और लिम्फोइड टिश्यूज का डिपोजिशन हो। ये स्टमक के बारे में मैं बता चुका था। अब देखिए आपको हम बताते हैं इसके बगल में लीवर कैसे सिचुएटेड है। ये देखिए डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड तो स्टमक हो गया, और राइट साइड क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन जिसका नाम क्या है, लीवर है। और लीवर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के होने की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डायफ्राम से ओरिजिनेट होकर पूरे लीवर के कंपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी स्टूडेंट। ये देखिए आप डायग्राम में, ये डायफ्राम है, ये ब्लैक वाली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, और ये पूरा लीवर है। लीवर के अंदर अंदर पूरी लीवर को 2 लोब में डिवाइड कर दिया फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ने। चूंकि ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, इसीलिए राइट हेपेटिक लोब, एक लोब राइट वाला बना, एक लोब लेफ्ट वाला बना। राइट हेपेटिक लोब थोड़ी बड़ी हो गई एज कंपेयर्ड विथ लेफ्ट हेपेटिक लोब, और बीच में क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। लीवर का डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। लीवर का जो मेन काम है वो काम है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस में क्या क्या होता है हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये बाइल जूस बनाकर लीवर सक्रीट कर देती है, लीवर बाहर निकालेगी जो बाइल जूस के लिए डक्ट चाहिए, और वो डक्ट दोनों लोब से एक एक अराइज हुआ है। ये देखिए जो राइट हेपेटिक लोब से अराइज हुआ डक्ट उसको हमने बोला राइट हेपेटिक डक्ट, और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से अराइज हुआ, लोब से अराइज हुआ, उसको हमने बोला लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना दी, इसको हम लोग बोले कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब क्या होता है, लीवर। अब सुनिएगा, ये तो होगा लीवर का अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए आपको बॉडी में बताते हैं डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पर लीवर, यह मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप, बीचों बीच फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, लेफ्ट हेपेटिक लोब थोड़ी सी छोटी और राइट हेपेटिक लोब थोड़ी सी बड़ी, और दोनों से निकला एक एक डक्ट। ये मान लीजिए ये एक एक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर बनाया एक कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा याद कीजिए अभी इधर पैनक्रियास था ना, पैनक्रियास का नीचे कौन इंतजार कर रहा है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। अच्छा रुक जाइए, अभी मैंने क्या देखा, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बनाया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। आइए फिंगर से बता रहा हूँ, लीवर, राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब, ये रहा राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यहाँ मिलकर दोनों ने क्या बना लिया, कॉमनली कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब सुनिएगा, ये लीवर के जस्ट नीचे यहां पर, ये लीवर है, जस्ट नीचे यहां पर एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, लीवर बनाता बाइल जूस है मगर डाइल्यूट बनाता है, और गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट कर देता है। यही गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। अब वो कंसंट्रेट किया तो उसके अंदर बाइल जूस पहुंचना तो चाहिए, और फिर वो कंसंट्रेट करके खुद थोड़ी निकलेगा, फिर निकलना भी तो चाहिए, तो उसका भी डक्ट होगा। देखिए गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर कौन था, कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर से डक्ट निकला जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सिस्टिक डक्ट। ये जाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गया, और फिर नीचे कंटिन्यू हो गया कॉमन बाइल डक्ट। आप डायग्राम में देखिए, देखिए ये कॉमन हेपेटिक डक्ट था, ये रहा गॉल ब्लैडर, और ये ग्रीन वाली डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ बाइंड हो गया, फ्यूज हो गया मतलब, और बनाया फिर जाकर कॉमन बाइल डक्ट। क्यों उसको बोला नीचे वाले को मैंने कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड बाइल जूस गॉल ब्लैडर से भी गिरेगा, और इसमें डाइल्यूटेड बाइल जूस लीवर से भी गिरेगा। लेकिन इस कॉमन बाइल डक्ट में जो बाइल जूस होगा वो इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में जो बाइल जूस होगा उसके कंपैरिजन में ये वाली ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ लीवर वाला बाइल जूस है जो डाइल्यूटेड है, और इसमें लीवर का भी नो डाउट डाइल्यूटेड, मगर इसमें कंसंट्रेटेड होकर गॉल ब्लैडर से भी तो आया, तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अब सुनिए, ये बाइल जूस कितना नीचे गिरेगा इसको रेगुलेट करेगा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जो इस कॉमन बाइल डक्ट में स्फिंक्टर है, नाम है उसका स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्या नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन।
अब सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये डिओडेनम था, इधर पैनक्रियास, ये कौन है इधर, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। अब सुनिएगा, ये नीचे से ऐसे कौन जा रही थी, देखिए सिस्टिक डक्ट, इधर से कॉमन हिपैटिक डक्ट, दोनों ने फ्यूज होकर क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। अब सुनिएगा, डिओडेनम ये आगे से है ऐसे, ये मान लीजिए डिओडेनम है, डिओडेनम के पीछे से नीचे गिरा है, देखिए मैं रेड वाला दिखाना आपको दिखेगा, ये कौन है, कॉमन बाइल डक्ट। मान लीजिए ये डिओडेनम के पीछे से नीचे गिरा, देखे क्या, और देखिएगा इधर से ये ब्लैक वाली, ये कौन है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज की थी, ये इसके साथ आके फ्यूज हो गई, देखे क्या, मतलब इसमें पैनक्रियाटिक जूस होगा और इसमें बाइल जूस होगा। अब इन दोनों ने मिलकर फिर आगे एक छोटा सा डक्ट बनाया, मैं अगर ग्रीन वाला बताना चाहूं, ये उसको हम बोलेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। वो मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के फ्यूज होने से बना। ये डायग्राम में दिखाते हैं, ये देखिए मैंने क्या बोला, डिओडेनम के पीछे से नीचे, डॉर्सली पीछे से, तो ये अब मैं डायग्राम में नहीं दिखा पाऊंगा, आप समझिए, डिओडेनम पीछे से नीचे गिरा है, तो इस डायग्राम में मैं दिखा 2D में तो नहीं बता पाऊंगा, पीछे से नीचे गिरा और आकर फ्यूज हो गया मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट से, और दोनों ने कॉमनली बनाया ये ग्रीन वाली छोटी सी डक्ट, जिसको हम बोलेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मतलब लीवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास, इसका मतलब हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में बाइल जूस गॉल ब्लैडर से भी आएगा और इसमें बाइल जूस लीवर से भी आएगा, और इसमें पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से आएगा, और ये फिर आगे जाके डायलेट हो गई। बायोलॉजी में लोग डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, और वो एम्पुला जाकर खुल गई किसमें, डिओडेनम में। और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पुला ऑफ वाटर, इस एम्पुला को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, ये भी साइंटिस्ट का नाम पे है। ये एम्पुला ऑफ वाटर में भी स्फिंक्टर है, जिस स्फिंक्टर का क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये रेगुलेट करेगा कितना बाइल जूस और कितना पैनक्रियाटिक जूस इस डिओडेनम के अंदर आए। तो ये मैंने आपको जितने भी डक्ट्स बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये कनेक्शंस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये मैंने अभी बताया आपको लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, 3 एसेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो मैं एक पहले पढ़ा चुका हूं सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के साथ। ये 3 एसेसिव डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसके डक्ट्स, उनका कनेक्शंस गट के साथ कैसे है देख लीजिए। लीवर है, 2 लोब, राइट हिपेटिक लोब, लेफ्ट हिपेटिक लोब, वहां से निकला राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों ने कॉमन बनाया कॉमन हिपेटिक डक्ट, जिसमें बाइल जूस आ रहा है लीवर से बनके। वो बाइल जूस चला गया सिस्टिक डक्ट को होते हुए गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर ने कर दिया उसका कंसंट्रेशन, फिर वो सिस्टिक डक्ट को होते हुए नीचे आ गया, नीचे सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट फ्यूज होकर क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें आया बाइल जूस, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है। स्फिंक्टर ऑफ वाटर रेगुलेट करेगा कितना नीचे जाए। अब ये कॉमन बाइल डक्ट डिओडेनम के पीछे से नीचे आया और नीचे इंतजार कर रहा था कौन, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके साथ फ्यूज हो गया, और दोनों ने फ्यूज होकर कॉमन बाइल डक्ट और मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज होकर क्या बनाया, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और वो फिर बना लिया एम्पुला ऑफ वाटर, जो खुल गई किसमें, डिओडेनम में, और इसमें स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और एक पैनक्रियास से छोटा सा डक्ट डायरेक्ट खुला है डिओडेनम में, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये देखिए डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, थोड़ा बहुत सिक्रीशन जाता है इसलिए इसको हम लोग एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया अभी, डाइजेस्टिव एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कनेक्शंस। अब मैं आपको एक सिंगल डायग्राम में पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करने की कोशिश करता हूं। याद कीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट बोलते हैं, और वन इज एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम इन सभी को एक साथ एक कॉमन डायग्राम में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। इसका आपको पीडीएफ चला जाएगा, इसका थ्योरी भी नोट्स में लिखा हुआ मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा नोट्स दिखेगा, उसमें थ्योरी भी लिखा हुआ है। जो इसको नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, बाकी आपको पीडीएफ तो चला ही जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बताते हैं। यस स्टूडेंट, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का कनेक्शन कैसे होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। स्टूडेंट, अब मेरी कोशिश है कि एक सिंगल डायग्राम में अभी तक आपने जो पढ़ा है, अभी तक आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक तक पढ़ लिया है, आगे का पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनल कैनाल और एनस। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और साथ ही साथ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, मैं इन सारे स्ट्रक्चर को एक सिंगल डायग्राम में
ड्रॉ करने की कोशिश किया स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको एक सिंगल डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं इस डायग्राम का नाम देना चाहूं तो आप इस डायग्राम को बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। याद कीजिए मैंने जब स्टार्टिंग में डाइजेशन स्टार्ट किया तो क्या बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर मैंने उन दोनों को एक सिंगल डायग्राम में दिखाया तो मैं डायग्राम का नाम आराम से बोल सकता हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट सेगमेंट। याद कीजिए जब मैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट सेगमेंट माउथ पढ़ा रहा था तो उससे पहले मैंने आपको यहां से यहां तक का सेगमेंट वाला डायग्राम बताया था अलग से। फिर उसके बाद मैंने अगला डायग्राम जो बताया था, याद कीजिए मैंने आपको यहां से यहां तक वाला डायग्राम बताया था। और आज की लेक्चर में आते ही मैं आपको यहां से यहां तक वाला डायग्राम बताया हूं। और अब मैंने उन तीनों डायग्राम को जोड़कर नीचे एक और डायग्राम जोड़ दिया जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारा कंप्लीट सिस्टम बन गया। आइए मैं 10 मिनट में आपको फास्टली बताता हूं कि यहां तक जो हम पढ़े हैं उसमें क्या क्या था और उसका कनेक्शन कैसे था। आप एक सिंगल डायग्राम में समझें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए याद कीजिए स्टार्टिंग में जो हमारा बक्कल कैविटी का जो ओपनिंग था, माउथ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका और नेजल पैसेज की जो ओपनिंग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन है अंदर से लेकर बाहर तक। याद कीजिए ये हमारा बक्कल कैविटी, उसके बाद ये ओपनिंग, वो ओपनिंग जो ये स्लिट लाइक अपर्चर जो अपर लिप और लोअर लिप से सराउंडेड थी, उसको हम लोग क्या बोले थे, माउथ बोले थे, जिससे हम लोग फूड को अंदर इंजेस्ट करते हैं। और माउथ के जस्ट ऊपर वन पेयर ओपनिंग है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ओपनिंग है स्टूडेंट, उसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोल रहे थे, जिससे एयर अंदर हम लोग इनहेल करेंगे स्टूडेंट। वो जब अंदर जाती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वन पैसेज में खुल जाते हैं, मतलब वन पेयर पैसेज होता है, पाइप लाइक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल पैसेज स्टूडेंट। और ये नेजल पैसेज जब अंदर में खुलती है तो वहां पर भी दो ओपनिंग दिखेगी आपको अंदर की तरफ, जो आप नहीं देख पाएंगे, डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रिल बोल रहे थे स्टूडेंट। तो ये देखिए आपको मैंने बता रखा था कि जो सबसे बाहर वाली ओपनिंग है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थी, जिससे एयर अंदर जाती है, और वो अंदर जिस पैसेज में कंटिन्यू हो गई स्टूडेंट, उसको हम लोग नेजल पैसेज बोल रहे थे। और वो अंदर में जो वन पेयर ओपनिंग में खुल गई उसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रिल बोल रहे थे स्टूडेंट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नीचे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इनिशियल सेगमेंट है, और जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है माउथ, विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। और माउथ के अंदर जो पूरा कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी स्टूडेंट। याद कीजिए मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी एक कैविटी है जिसकी रूफ कौन बना रही थी, पैलेट, और फ्लोर कौन बना रहा था, टंग, और साइड वॉल कौन था, टीथ, जो हम पढ़ चुके हैं। आइए इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपका बक्कल कैविटी, ये पूरा इलाका, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की रूफ आपको दिख रही है, आप गौर से देखिए, मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्शन। बायोलॉजी में आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर, ए फॉर आगे, और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे। आप गौर से देखिए ये जो रूफ है बक्कल कैविटी का, इसका आगे वाला पार्ट थोड़ा रफ है, हार्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। आपको पता है ये पेलेटाइन बोन और मैक्सिला बोन का बना हुआ था, और आपको ये भी पता है इसके वेंट्रल सरफेस पर पेलेटाइन रगी था, जो कार्निवोर में मोर डेवलप है, और ये हार्ड पैलेट बना हुआ था मैक्सिला और पेलेटाइन बोन का। इसके पीछे मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, जब आप गए थे तो आपको सॉफ्ट लगा था, आप टंग से टच करके देख सकते हैं, आपको सॉफ्ट लगेगा, दैट इज सॉफ्ट पैलेट स्टूडेंट। और आपको पता है वो म्यूकस एपिथेलियम और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था म्यूकस एपिथेलियम का क्या काम है, म्यूकस को सक्रिट करना, जो आकर सलाइवा का पार्ट बन जाती है। ये था सॉफ्ट पैलेट स्टूडेंट। याद कीजिए सॉफ्ट पैलेट का लास्ट वाला रीजन क्या, मैं उसको पोस्टीरियर, ये सॉफ्ट पैलेट खुद पोस्टीरियर रीजन है पैलेट का, और सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में लटक रहा था, जिसको आप बोल रहे थे यूवला स्टूडेंट। और बक्कल कैविटी का फ्लोर, ये देखिए टंग, जिसको आपने डिटेल में पढ़ा था, यह बक्कल कैविटी था, और साइड से क्या था, टीथ था।
आप गौर से देखिए, ये यूबुला के प्रेजेंस होने की वजह से ये जो पूरा इलाका था स्टूडेंट, इसको हम लोग फेरिंक्स बोलते हैं। पीएमटी का पॉपुलर क्वेश्चन आता है यहां से, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और ये फेरिंक्स यूबुला के प्रेजेंस होने की वजह से दो रीजन में डिवाइड हो जाती है, वन इज अपर एंड वन इज लोअर। एंड द अपर रीजन इज नॉन एज nasopharynx, which is related with respiratory tract, and the lower region is oropharynx, which is related with digestive tract। स्टूडेंट, आपको पता है नेजोफारिंक्स में कौन आएगा? एयर आएगा। कहां से? नेजल पैसेज से इंटरनल नॉस्ट्रिल को होते हुए आ जाएगी उसमें एयर, जबकि ओरोफैरिंक्स में होड़ पार्टिकल आएंगे। स्टूडेंट, कहां से आएंगे? वो बक्कल कैविटी से आएंगे ओरोफैरिंक्स में। स्टूडेंट, तो मैं क्या इन दोनों को मिलाकर फैरिंक्स नहीं बोलूंगा? फैरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। स्टूडेंट, ये सब बातें मैं बता चुका हूं, हमारे एक सिंगल डायग्राम में आपको कनेक्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, जब आप उससे नीचे गिरेंगे ओरोफैरिंक्स से नीचे, अच्छा आप एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर सॉफ्ट पैलेट किस रीजन में है, वो फैरिंक्स रीजन में है या बक्कल कैविटी वाले रीजन में? स्टूडेंट, आप मेरे डायग्राम में गौर से देख सकते हैं, ये सॉफ्ट रीजन है, सॉफ्ट पैलेट। आप गौर से देखिए, ये ओरोफैरिंक्स मैंने यहां तक लिया है, देखिए आप यहां तक, और ये नेजोफैरिंक्स भी यहां तक लिया है। मींस सॉफ्ट पैलेट फेरेंजियल रीजन में है, बक्कल कैविटी वाले रीजन में नहीं है। हाँ, उसका थोड़ा सा पोर्शन बक्कल कैविटी में होगा, नो डाउट, लेकिन उसका मेजर पोर्शन कहां है? नेजोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स। उसके ऊपर क्या है? नेजोफैरिंक्स, और उसके नीचे क्या है? ओरोफैरिंक्स। ये यूबुला उसको पार्शियली देखिए, ये ओरोफैरिंक्स यहां तक है और ये नेजोफैरिंक्स यहां तक है। यूबुला उसको पार्शियली डिवाइड किया, नहीं तो अगर यहां तक आ जाता यूबुला तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है ना, पार्शियली डिवाइड किया स्टूडेंट। अब हम लोग जब फेरिंक्स के नीचे गिरे थे स्टूडेंट, तो याद कीजिए हमारे बॉडी का आगे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? वेंट्रल। मैं बता चुका हूं पहले फर्स्ट लेक्चर में, आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। तो याद कीजिए, आगे से यहां से जो पाइप नीचे गिरा है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाइप है स्टूडेंट, एयर पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और इसके पीछे जो पाइप है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं हम लोग, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पाइप है स्टूडेंट। और आप जानते हैं कि ट्रेकिया का अपर पोर्शन ही लैरिंग्स है, जो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ट्रेकिया नीचे कंटिन्यू हो के लास्टली वो लंग्स में खुलने वाली, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ट्रेकिया है, इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। इसके ऊपर एक ढक्कन है कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। स्टूडेंट, इसके पीछे है पाइप ऑसोफेगस, लेकिन मैं 2D में नहीं बता पाऊंगा पीछे, क्योंकि वो 3D में है। तो मैं 2D में बगल में बना दे रहा हूं, लेकिन बगल में नहीं होता, जस्ट पीछे होता है। तो मैंने बगल में पाइप बना दिया ऑसोफेगस। और आपको पता है ऑसोफेगस की ओपनिंग क्या है? गलेट कहलाती है स्टूडेंट। अब आप देखिए, मैंने बताया था आपको स्वैलिंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? फूड पार्टिकल, स्पेशली बोलस, क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है तो क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। बोलस का ओरोफैरिंक्स से ऑसोफेगस की तरफ गिरना, यही है निगलना। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे, वो स्वैलिंग नहीं है। स्वैलिंग क्या है? निगलना क्या है? फूड पार्ट, बोलस का, फूड पार्टिकल क्यों? बोलस का ओरोफैरिंक्स से ऑसोफेगस की तरफ गिरना। अब आप देखिए, जब यहां से फूड पार्टिकल नीचे गिरेगा स्टूडेंट, आप गौर से देखिएगा, यहां ओरोफैरिंक्स में फूड पार्टिकल पहुंच चुका है, नो डाउट, और नेजोफैरिंक्स में एयर पहुंच चुका है, नो डाउट। आपको मैंने बताया था, ये एयर को कहां जाना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एयर अगर ऑसोफेगस में भी आ गए, नो प्रॉब्लम, बाद में फूड पार्टिकल आएंगे, उसको हटाकर आगे बढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये फूड पार्टिकल आया, तो फूड पार्टिकल जैसे ही ओरोफैरिंक्स से नीचे गिर रहा था, तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर कर दिया, ताकि वो फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चली जाए और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं हो जाए। फिर आपको डाउट आया था, अगर ये फूड पार्टिकल इधर से घूमकर नेजल पैसेज में चला गया तो भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना रेस्पिरेशन में। हाँ, उस समय यूबुला क्लोज कर देगा इंटरनल नॉस्ट्रिल को। इसी से स्टेटमेंट बोले थे हम लोग, एट द टाइम ऑफ सैलिविंग ऑफ फूड एपिग्लॉटिस कवर द ग्लॉटिस and uvula close the internal nostril and prevent the entry of food into the trachea
एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल रेस्पेक्टिवली। लास्ट में वर्ड पढ़िएगा, रेस्पेक्टिवली। एपिग्लोटिस ने इसको कवर करके ट्रेकिया में जाने से रोका है और यूबुला ने इसको कवर करके नेजल पैसेज मतलब इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाने से रोका है। अब फूड के पास एक ही ऑप्शन है कि वो गलेट को होते हुए कहाँ गिर जाए, ओसोफेगस में। और एयर तो इसमें आती ही है, नो प्रॉब्लम, एयर तो इसमें आती ही है। यहां तक का पार्ट मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले डायग्राम में। इसके नीचे जब मैं बात करूं तो स्टूडेंट याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूं हमारे बॉडी के अंदर मैं अगर कैविटी की बात करूं तो ये हुआ हमारा क्या, डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे जो कैविटी है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एब्डोमिनल कैविटी। आप वीडियो में एब्डोमिनल कैविटी मेरा नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अपने बॉडी पर ही बताऊंगा, तो मैं आपको एब्डोमिनल कैविटी तक का सेगमेंट दिखाकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। यस स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताया कि थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर। अब देखिए मैं आपको थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी दोनों दिखेगा। ये देखिए यहां पर मान लीजिए मेरा क्या है, डायफ्राम है, इसके ऊपर पूरा क्या है, थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे जो भी कैविटी यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक आप बात कीजिए, ये पूरा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। स्टूडेंट ये जो पाइप यहां से चली थी ना ओसोफेगस, जो ट्रेकिया के पीछे से चली थी, वो इस नेक रीजन को क्रॉस की, थोरेसिक कैविटी को क्रॉस की और आई यहां डायफ्राम के पास। डायफ्राम को वो क्रॉस कर गई, छेद करके नीचे आई और वहां कहां गई, एब्डोमिनल कैविटी में। स्टूडेंट याद कीजिए, मैं आपको बायो में क्या क्या बताता हूं, जो आपका हैंड का डायरेक्शन है वही हम बायोलॉजी में एक्चुअल डायरेक्शन पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन। ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हो गया, राइट डायरेक्शन। आप जब एब्डोमिनल कैविटी क्या है स्टूडेंट, डायफ्राम के जस्ट नीचे जो भी कैविटी है वो क्या, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड यहां पर मतलब ये है आपका पूरा स्टमक। तो आप किसी को भी बोलेगा पेट भरा हुआ है तो आप ऐसे कभी मत बोलेगा, आप बायोलॉजिकली गलत हो जाइएगा स्टूडेंट। आप बायोलॉजिकली उसको बोलेगा आज पेट भरा हुआ है, क्योंकि पेट तो आपका यहाँ है, स्टमक वो तो यहाँ पर है, इधर तो आपका लीवर है स्टूडेंट, अभी बताऊंगा मैं। तो ये आपका यहाँ पर जे शेप्ड ऑर्गन जो मैंने आपको पढ़ाया था, डायफ्राम के जस्ट नीचे थोड़ी लेफ्ट साइड, यहां पर आपका जे शेप्ड ऑर्गन क्या था स्टूडेंट, स्टमक। ये देखिए स्टमक, याद कीजिए स्टूडेंट, ओसोफेगस की वो ओपनिंग जो स्टमक में खुलती है उसको हम लोग बोल रहे थे गैस्ट्रो ओसोफेजियल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब छेद, गैस्ट्रो मतलब क्या, स्टमक, ओसोफेजियल मतलब स्टमक और ओसोफेगस के बीच की ओपनिंग, गैस्ट्रो ओसोफेजियल ऑरिफिस। और उससे कोई भी कंटेंट ओसोफेगस से कभी भी हमेशा नहीं आता इसके अंदर, स्टमक के अंदर। जब चाहेगी वो गेट, कौन गेट, जो उस ओपनिंग में लगा है, क्या बोलेंगे उस गेट का नाम, जब ओपनिंग का नाम है गैस्ट्रो ओसोफेजियल ऑरिफिस तो आप उस गेट का नाम बोल दिए गैस्ट्रो ओसोफेजियल एस्फिंक्टर। जब वो खुलेगी तो फूड का कंटेंट ओसोफेगस से स्टमक में गिर के आएगा। रुकिए, अब स्टमक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। याद कीजिए, स्टमक का वो रीजन जो ओसोफेगस के करीब था हम लोग उसको कार्डियक बोल रहे थे। स्टमक का वो रीजन जो कार्डियक के जस्ट नीचे था उसको हम लोग फंडस बोल रहे थे। और स्टमक का वो रीजन जो डियोडेनम के पास था उसको हम लोग पाइलोरिक बोल रहे थे। अब बाकी जो मेन पार्ट बचा बॉडी था। अब आपको मैंने बताया था इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, ये देखिए जे शेप्ड है। और मैंने बताया था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मसल होता है, ऑब्लिक मसल, इसकी वजह से इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट याद कीजिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओसोफेगस में भी होते हैं और ओसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं मिलता, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मिलता, इसलिए वहां पर नो एंजाइम, कोई एंजाइम ही नहीं होगा तो नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन। तो फिर क्या काम है ओसोफेगस का, सिंपली पैसेज ऑफ फूड। वो क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसमें वॉलंटरी इनवॉलंटरी वर्सेस दोनों था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर करके फूड को स्टमक तक पहुंचा देगा। और इसकी बाहर की लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहलाती थी, देखिए रेड वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया। स्टमक में एक्स्ट्रा मसल नाम है ऑब्लिक मसल, इसीलिए स्टमक में मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होता था। इसको हम लोग बोलते थे चर्निंग मूवमेंट, यूं 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 यूं, अरे ऐसे ऐसे चल रहा है और पूरा फूड पार्टिकल पर मैकेनिकल डायरेक्शन हो रहा है। याद कीजिए, इसके अंदर हम आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड अलग से पढ़ाए थे, मेरा वीडियो देखिएगा, आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड अलग से पढ़ाए थे और उसका सारे सेक्रेशंस के मैंने फंक्शन बताए थे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में।
और उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड था वो सिक्रीट कर रहे थे बहुत सारे एंजाइम्स, केमिकल, मींस स्टमक के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों चलता है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 से 5 घंटा यहाँ फूड को स्टोर किया जाएगा, ये लगे मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फूड के पार्टिकल्स को पूरा लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड को आप बोलिएगा काइम। काइम कहाँ बना? स्टमक के अंदर। याद कीजिए स्टूडेंट, ये जे शेप्ड ऑर्गन है तो इसका 2 कर्वेचर बना था, एक इस साइड और एक उस साइड, मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और ये स्मॉलर कर्वेचर वो ग्रेटर कर्वेचर। और उसके बाहर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के साथ यदि व्हाइट और लिम्फ टिश्यू का डिपोजिशन हो तो याद कीजिए ऐसे पेरिटोनियम को हम लोग क्या बोलते थे? ओमेंटम। इधर था लेसर ओमेंटम और इधर था ग्रेटर ओमेंटम। ये हमारा स्टोमक वाला पार्ट क्लियर था, पूरा डिटेल में पढ़े थे हम लोग जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब उसके आगे क्या है? इंटेस्टाइन, जो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब आपको वो ग्लैंड का सारा कनेक्शन जो भी बताए थे इस डायग्राम में भी बता रहे हैं। देखिए ये डायफ्राम था, याद कीजिए ये डायफ्राम था। डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में तो क्या हो गया आपका? पेट, ये रहा स्टमक। राइट साइड में एक ट्रायंगुलर ग्लैंड था जिसका नाम क्या था? लीवर। याद कीजिए ये तो लीवर, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर ऑर्गन है। इस लीवर के अंदर अंदर एक लिगामेंट है जिसका क्या नाम था? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो डायफ्राम से ओरिजिनेट भी है। और वो लीवर के थोड़ी सी लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर पूरे लीवर को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है स्टूडेंट। और हम 2 सेगमेंट में जो डिवाइड हुआ, लोब बन गया ना, 2 कंपार्टमेंट बन गया। एक को आप बोलेगा जो राइट साइड है उसको बोलेगा राइट हिपैटिक लोब, और जो उस साइड है लेफ्ट में उसको बोलेगा लेफ्ट हिपैटिक लोब। उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हम लास्ट में देखेंगे डिटेल में लीवर। यहां पर कुल मिलाकर क्या होगा? क्या काम था लीवर का? बाइल जूस बनाना। बाइल जूस में क्या क्या वो हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। बाइल जूस बनाकर अब लीवर अपने से बाहर तो निकालेगा, तो लीवर से जो डक्ट निकलता है, दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलता है। जो लेफ्ट हिपैटिक लोब से डक्ट निकला उसका नाम मैंने बताया लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट हिपैटिक लोब है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये वाला जो राइट हिपैटिक लोब से निकला उसको मैंने बोला राइट हिपैटिक डक्ट। और वो दोनों डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना दिया स्टूडेंट, उसका नाम आप बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। बायोलॉजी में हिपैटिक का मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया लीवर होता है। अब देखिएगा ये कॉमन हिपैटिक डक्ट नीचे आ रहा था, मैंने अभी बताया कि लीवर के जस्ट नीचे एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, और इसका क्या नाम था? गॉल ब्लैडर। काम क्या था इसका? एक बार बताएगा। बाइल जूस कौन बना था? लीवर, लेकिन वो क्या बना था? डाइल्यूटेड। वो बाइल जूस इधर से आएगा, और ये जो गॉल ब्लैडर है इसका भी अपना एक डक्ट है। क्या नाम है उसका स्टूडेंट? सिस्टिक डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस डक्ट का नाम स्टूडेंट, पीएमटी में पॉपुलर सवाल है। गॉल ब्लैडर के डक्ट का क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा कुछ बाइल इस सिस्टिक डक्ट को होते हुए। गॉल ब्लैडर क्या करती है? उसका कंसंट्रेशन बाइल जूस का, और उसके बाद कंसंट्रेटेड बाइल जूस इस सिस्टिक डक्ट को होते हुए यहां आएगा। अब सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना लिया? कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट में आप बताइए, आप लीवर का भी ऊपर से डाइल्यूटेड गिरेगा वो बाइल जूस, और इधर से गॉल ब्लैडर का कंसंट्रेटेड। कुल मिला के फिर भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेटेड रहेगा ना अपर वाले सेगमेंट के तुलना में। अब यहां पर नीचे क्या है? एक स्फिंक्टर। फिर से कितना बाइल जूस नीचे जाएगा इस बात को रेगुलेट कोई तो करेगा ना, तो उस स्फिंक्टर का क्या नाम बताए थे अभी हम लोग? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, साइंटिस्ट के नाम पर है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। अब सुनिएगा, ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन जब खुलेगी, रेगुलेट करेगी उसके सिक्रीशन को, तो ये पूरा सिक्रीशन नीचे आएगा। अब सुनिएगा, यहां पर आपको हमको समझाना है। देखिएगा मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या था? पूरा स्टमक था। यहां पर स्टमक क्या आगे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा डिओडेनम, यहां से यहां स्टमक खत्म हुआ ना, ये मान लीजिए स्टमक, ये डिओडेनम आगे से सी शेप्ड ऑर्गन। फील कीजिए सी, यहां पर ऐसे फील कीजिए सी। तो मैं अगर हवा में बताऊं तो ऐसे बताऊंगा ना, सी शेप्ड, ये ऐसे। अब देखिए ये सी शेप्ड होने की वजह से क्या हुआ, यहां पर एक स्पेस बच गया ना। अगर मान लीजिए सी शेप्ड इस टाइप का होगा, मान लीजिए सी शेप्ड है, दिख गया, यहां पर स्पेस बच गया ना। यहां पर एक छोटा सा ग्लैंड है
जिसका नाम है पैनक्रियाज, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम में, आप देखिएगा हमारा वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं। इस चैप्टर में पैनक्रियाज का क्या काम है, पैनक्रियाटिक जूस बनाना। क्या होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में देखेंगे। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज ने बना दिया, बाहर कैसे निकालेगा, एक डक्ट है इस पैनक्रियाज, ये क्या है डिओडेनम, सी शेप दिख रहा है आपको, ये सी दिख रहा है ना, सी शेप, ये सी शेप ऑर्गन। इस पैनक्रियाज ने वो सारा पैनक्रियाटिक जूस बनाकर डाल दिया किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट। उसको आप बोलिएगा मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। सपोज कीजिए ये वाली, ये है मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, ये रही, ये पैनक्रियाज था मेरा हैंड, और ये क्या रहा आपका मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। आप देखिए आगे से ये डिओडेनम है, फील कर पा रहे हैं, और पीछे से क्या है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिएगा, हाँ भाई साहब, यहाँ ऊपर में क्या था, यहाँ पर लीवर था, इधर ये पूरा लीवर मान लीजिए, यहाँ से इधर राइट हिपैटिक लोब और लेफ्ट हिपैटिक लोब, यहाँ से निकला था राइट हिपैटिक डक्ट, इधर से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट में कौन इधर गॉल ब्लैडर था, इसका इधर से कौन आया था, सिस्टिक डक्ट, और फिर वो नीचे गिरा। तो अगर मैं नीचे गिरा हूं तो नीचे कौन था, वो कॉमन बाइल डक्ट। तो सपोज कीजिए ये आपका हो गया क्या, कॉमन बाइल डक्ट, ये रेड वाली मार्कर। चलिए ये कॉमन बाइल डक्ट है स्टूडेंट, वो नीचे गिरा। अच्छा देखिएगा नीचे यहाँ कौन वेट कर रहा था उसका, ये क्या है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। ये मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट इसके साथ फ्यूज हो गई थी, और फिर जो नीचे डक्ट बना था वो क्या था, यहाँ पर दोनों मिलकर बनाएगा, वो था हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब सुनिएगा, डिओडेनम आगे से है, आप समझ पाए, डिओडेनम यहाँ आगे से गया है, मीन्स ए कॉमन बाइल डक्ट डिओडेनम के पीछे से नीचे गिर गया, और मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज होकर बना दिया हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो नहीं समझिए वो कमेंट कीजिएगा, समझिए फिर से, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है, और आगे से डिओडेनम मतलब वेंट्रल साइड से है, ये पूरा डिओडेनम है, और डिओडेनम के पीछे से नीचे गिरा कॉमन बाइल डक्ट, और नीचे उसका कौन इंतजार कर रहा था, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों फ्यूज हुआ, फिर आगे क्या बना, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और वहाँ डिओडेनम था, डिओडेनम में जाके ऐसे खुल गया एम्पुल ऑफ वाटर, अभी जो बताया, और एम्पुल ऑफ वाटर में भी स्फिंक्टर था, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये डायग्राम मैंने आपको कोशिश की है कि बॉडी में समझा पाऊँ, चूंकि 3D में है, आगे पीछे का चक्कर है, मैंने 2D में डायग्राम बनाया। अब आप देखिए डायग्राम में, आइए ये आपको समझ में आ गया नीचे कैसे पूरा सेगमेंट है। अभी मैं फिर आपको मैं इंटेस्टाइन भी बताऊंगा। ये देखिए इस डायग्राम को पहले आप देखिए, ये देखिए लीवर हुआ, लेफ्ट हिपैटिक लोब, ये सॉरी लेफ्ट हिपैटिक लोब, राइट हिपैटिक लोब, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट। किसके साथ फ्यूज हुआ, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बना, कॉमन बाइल डक्ट। उसमें क्या, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ये रहा आपका डिओडेनम, जो भी हम पढ़ेंगे डिओडेनम के पीछे से नीचे। अब तो हम यहाँ पर इसको आगे से डायग्राम बना नहीं सकते, तो आपको 2D में समझना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन अभी मैंने बताया बॉडी में। समझिए ये ब्लू वाली जो है इस ब्लैक वाली के पीछे से नीचे गिरा। अच्छा ये डिओडेनम के बीच में कौन फंसा है, यहाँ पर पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज का कौन सा डक्ट है, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए पीछे से नीचे कौन गिरा, ये था ना हिपेटो कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज हो गई कौन, मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट, और उन दोनों के मिलने से जो बना ये ग्रीन वाली हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मतलब लीवर, पैनक्रियाटो मतलब पैनक्रियाज, मतलब इस डक्ट में पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस भी आएगा, और लीवर और गॉल ब्लैडर। स्टूडेंट रुकिए, आप अकेला लीवर मत बोलिएगा, कॉमन बाइल डक्ट है, मैंने अभी बताया था कॉमन बाइल डक्ट में गॉल ब्लैडर का भी सिक्रीशन है, बाइल जूस ये कंसंट्रेटेड है स्टूडेंट, और लीवर का भी है, नो डाउट वो डाइल्यूटेड है। मतलब कॉमन बाइल डक्ट में तो बाइल गिरा ऊपर से गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों से, और इधर मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। इसका मतलब हिपेटो पैनक्रियाटिक जूस में 3 सिक्रीशन आ सकता है, एक बाइल जूस 2 जगह से, गॉल ब्लैडर से कंसंट्रेटेड और वहां से लीवर से डाइल्यूटेड, तो 2 हुआ है, और एक पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। अब ये फाइनली किसमें खुल रहा था, डिओडेनम में। बता डिओडेनम आगे से है, अब मैं बोर्ड पे आपको 2D में 3D कैसे समझा पाऊंगा। डिओडेनम आगे से है, ये पीछे से उसमें खुला है, रेड वाली जो एम्पुल ऑफ वाटर है, ये इसमें खुल गई, किसमें, डिओडेनम में। ये सोलर स्ट्रक्चर एम्पुल ऑफ वाटर, और इसमें जो गेट लगा था उसको हम क्या बोल रहे थे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। मीन्स डिओडेनम में 3 सिक्रीशन आएगा, कौन कौन, 3 जगह से आएगा।
एक तो बाइल जूस लीवर से, एक बाइल जूस गॉल ब्लैडर से, और एक पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस। अब सुनिए, एक डक्ट यहाँ पे आपका पेनक्रियास था ना, और यहाँ से डिओडेनम, एक डक्ट पेनक्रियास से डायरेक्ट डिओडेनम में खुल जाती है। उसको डिस्कवर किया था, देखा था पहली बार सेंटोरिनी ने। ये वाली देखिए ग्रीन वाली, पेनक्रियास से डायरेक्ट डिओडेनम में खुल गई। क्या बोला हमने उसको? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। स्टूडेंट, पेनक्रियास का जो मेन डक्ट है वो डिओडेनम में डायरेक्ट नहीं खुलता, वो पहले किसमें खुलती है? कॉमनली हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में, फिर एम्पुला ऑफ वाटर, फिर खुलता है डिओडेनम में। जबकि इसका जो एक छोटा सा डक्ट है जिसको आप बोल सकते हैं एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट, क्योंकि मेन तो ये है, नेसेसरी ये है, वो सपोर्टिव है, थोड़ी सी सिक्रीशन डालती है डिओडेनम में। सेंटोरिनी देखा था जो डायरेक्ट खुलती है डिओडेनम में, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो ये तो कनेक्शन अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था एक सिंगल डायग्राम में बताने की कोशिश की है, और बॉडी में एक्चुअल में कैसे है वो बताने का कोशिश किया मैंने। हाइट बढ़ाकर आपको थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी दोनों दिखाने की कोशिश की है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में पूरा एब्डोमिनल कैविटी में है, तो आइए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पूरा आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख भी रहा होगा। आइए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो स्टमक का पार्ट, ये स्टमक यहाँ खत्म हुआ था डिओडेनम, वहां से स्टार्ट होता है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल का अगला सेगमेंट। अब अगला सेगमेंट आपको हमको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट क्या है? डिओडेनम। पहले मैं आपको अब बता रहा हूं कि मैं आपको स्टमक तक पढ़ा चुका हूं, और साथ ही साथ मैं आपको एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड टोटली बता चुका हूं, उसका डक्ट भी बता। स्टूडेंट, उसका डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसका कनेक्शन आता है, रियलिस्टिक में कैसे कनेक्शन है, तो आप ये समझ पाएंगे कि वो सिक्रीशन कैसे पहुंचा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। स्टूडेंट, आप देखिए फाइनली डिओडेनम में खुला है। तो अब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अगला सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग को इंटेस्टाइन का इनिशियल सेगमेंट का डायमीटर कम दिखा जब हम लोग स्टडी किए, और बाद वाला सेगमेंट का हम लोग को डायमीटर ज्यादा दिखा। डायमीटर के बेसिस पे हम लोगों ने इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। पता है स्टूडेंट, फैक्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर लार्ज है, जबकि उसकी लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर इसको स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि इसकी डायमीटर स्मॉल है। ये आप कॉमन बात जानिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अब आइए, पहले क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है जो हम लोग पाए हैं स्टमक के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डिओडेनम है, फिर जेजुनम है, और फिर इलियम है। जो स्टमक के बाद इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आया जो सी शेप्ड ऑर्गन है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। सुनिएगा, ये सी शेप्ड ऑर्गन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है और सबसे वाइडेस्ट है। आप देखिए, इन सब में सबसे ज्यादा चौड़ा आपको ये दिख रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम चौड़ाई है आप अगर गौर से देखिएगा तो, और उससे कम चौड़ा ये है। चौड़ाई घटती गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, डायमीटर बड़ी है, नो डाउट। लार्ज इंटेस्टाइन से डायमीटर, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो डायमीटर छोटी है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं बात करूं तो सबसे वाइडेस्ट कौन है? यही है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर इस डायग्राम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा सेगमेंट यही हमको दिख रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं फिर पेनक्रियाज कैसे दिखाता? नो डाउट मेरे डायग्राम में यही बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप गलत कॉन्सेप्ट नहीं पाएंगे। मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है ना, अगर मैं इसको और छोटा कर दूं इसके तुलना में तो मेरे पास फिर पेनक्रियाज बनाने का जगह नहीं बचेगा, तो आप यहाँ से गलत कॉन्सेप्ट नहीं पाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे वाइडेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? डिओडेनम। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट है जहां से तीन सिक्रीशन डाइजेस्टिव ग्लैंड का आता है, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियाज का, और वो एक कॉमन डक्ट से आता है डिओडेनम के अंदर जिसका नाम है हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट। और डायरेक्टली नहीं आता, पहले एम्पुला ऑफ वाटर है और फिर स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, और एक डक्ट डायरेक्ट भी खुला है डिओडेनम में, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये है डिओडेनम। मतलब डिओडेनम में दो जूस आएंगे, एक बाइल जूस, वो भी दो प्रकार के, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, और एक आएंगे पैनक्रेटिक जूस। स्टूडेंट ये तो वो आपका क्या डाइजेस्टिव जूस ग्लैंड से। डिओडेनम के पहले कौन था? स्टमक। डिओडेनम में जहां स्टमक खुल रही है वहां पर जो ओपनिंग था, याद कीजिए, उसको हम लोग पाइलोरिक ओरिफिस बोले थे, और उसमें जो स्फिंक्टर था हम लोग उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोले थे।
अच्छा स्टूडेंट, क्या बनाए थे हम लोग स्टमक के अंदर? काइम। अच्छा, मतलब डिओडेनम में तीन तीन चीज आएगा। स्टमक से क्या आ रहा है? काइम, जो खुद एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड है, उसमें डाइजेस्टिव जूस ऑलरेडी मिला हुआ है। कौन? गैस्ट्रिक जूस। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगा गैस्ट्रिक जूस, वो ऑलरेडी फूड के साथ मिक्स है। वो आएगा कहां से? पाइलोरिक ऑरिफिस से। कब? जब पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा तब। विजुलाइज कीजिएगा आराम से। उसके बाद जब खुलेगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी तो पैनक्रेटिक जूस आएगा और बाइल जूस आएगा। मतलब डिओडेनम में तीन तीन सेक्रीशन, काइम, पाइलोरिक ऑरिफिस से, बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस एम्पुला ऑफ वाटर से जब खुलेगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये है डिओडेनम, इसमें तीन सेक्रेशन, मैक्सिमम डाइजेशन होगा यहाँ। जब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप देखिएगा यहाँ पे तीन तीन सेक्रेशन जो आया है। कौन कौन? काइम इधर से आया, बाइल जूस ऊपर से, गॉल ब्लैडर लिवर दोनों से आया, और पैनक्रेटिक इधर पैनक्रियाज से डिओडेनम पे पहुंच कर तैयार है। मैक्सिमम डाइजेशन होगा यहाँ पे, सारा एंजाइम्स यहाँ पर पहुंच रहा है। पता है स्टूडेंट, हम लोग ना डिओडेनम को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सुनिएगा स्टूडेंट, रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट क्या होता है? पेरिटोनियम होता है विसरल ऑर्गन की कवरिंग, नो डाउट। लेकिन यदि किसी विसरल ऑर्गन का एक ही सरफेस, दो सरफेस होता है ना आउटर इनर, यदि एक ही सरफेस कवर्ड हो पाए तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। सुनिएगा, ये हमारा बॉडी का वेंट्रल साइड है। ये जो डिओडेनम आ रहा था ना, ये हमारे वेंट्रल बॉडी वॉल से अटैच्ड हो गया। अच्छा, ये हमारा कौन सा बॉडी वॉल है? वेंट्रल बॉडी वॉल। और पीछे कौन सा होगा? डॉर्सल बॉडी वॉल। सुनिएगा, ये डिओडेनम जो है ना, इसका जो ये डिओडेनम सी सेपरेट ऑर्गन होगा ना, ये मान लीजिए सी सेपरेट ऑर्गन ऐसे ऐसे है ना, तो ये अंदर वाला एक सरफेस है, अंदर वाला जो आपको नहीं दिख रहा होगा, और एक बाहर वाला जो आपको दिख रहा है। ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये डिओडेनम में ऐसे कुछ अटैच हो गई है। देखिए इस प्रकार से, जो आपको नहीं दिखेगा। अटैच हो गई तो कैसे दिखेगा आपको? मतलब वेंट्रल सरफेस तो अटैच हो गई। अगर पेरिटोनियम इस डिओडेनम को कवर की हुई है तो वो सिर्फ पीछे से कवर की हुई डॉर्सल सरफेस पर। इसका मतलब डिओडेनम का कुछ पार्ट इस मतलब वेंट्रल पार्ट इससे कवर हो गया, इसलिए डिओडेनम को क्या बोले थे हम लोग? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। फिक्स पार्ट है ये है डिओडेनम। स्ट्रक्चर में इतना ही जानना है, फंक्शन तो हम लोग कब पढ़ने वाले हैं? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। मजा आएगा, मैक्सिमम डाइजेशन नहीं होता है। चलिए, अब जब डिओडेनम सी सेपरेट ऑर्गन था, फिक्स्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि बॉडी वॉल से अटैच्ड है, ये आगे कंटिन्यू होती है जेजुनम में। जेजुनम डिओडेनम से बड़ी है। अब डायग्राम में नहीं दिख रही, मैंने बोला स्पेस का प्रॉब्लम है मेरे पास। डिओडेनम जेजुनम से बड़ी है और थोड़ी सी कॉइल्ड है, स्लाइटली कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड नहीं, थोड़ी सी कॉइल्ड। मैक्सिमम कोई काम नहीं है यहाँ पर वाटर का, यहाँ पर फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्ट्रक्चर में बस इतना ही जानना है कि डिओडेनम के बाद जेजुनम। फंक्शन हम लोग देखेंगे इसका कहाँ? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसका फंक्शन मेनली यही है कि एब्जॉर्प्शन में काम आता है। चलिए अगला सेगमेंट, अगला सेगमेंट जो आपको हाईली कॉइल्ड दिख रही है, जिगजैग, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे बड़ी पार्ट, सबसे बड़ी सेगमेंट यही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे, नॉट इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे बड़ी सेगमेंट यही है, जिगजैग, हाईली कॉइल्ड है। इसका नाम है इलियम। मैंने पहले बताया, वर्ड का आप ध्यान रखेंगे, ILLEUM, इलियम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। अब ये इलियम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, इसका भी काम एब्जॉर्प्शन में। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं ये क्या हो गया? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। अब आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो आइए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये डिओडेनम था, यहाँ आया डिओडेनम सी से, फिर से घूम के यहाँ आ गया, और यहाँ से थोड़ा सा कॉइल्ड, ऐसे ऐसे कॉइल्ड होके यहाँ तक गिरा क्या? जेजुनम। फिर यहाँ से कॉइल्ड होके ऐसे 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 कौन आया यहाँ तक? इलियम। फिर से ये डिओडेनम था, यहाँ से थोड़े स्लाइटली कॉइल्ड होके नीचे गिरा कौन? जेजुनम। फिर यहाँ से हाईली कॉइल्ड होके इलियम। अब यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेगमेंट है, नाम है सीकम, तो वो इंतजार कर रहा है। और सीकम के अंदर इस इलियम का ओपनिंग हो गया। तो क्या आप उस, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा सेगमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है? इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के किस सेगमेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है? सीकम। यहां से सवाल आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में खुलता है, और वो ओपनिंग जहां पर इलियम सीकम में खुलता है, क्या हम उसको इलियोसिकल ऑरिफिस नहीं बोल सकते? इलियोसिकल ऑरिफिस। और वहां पर भी एक गेट होता है कि कितना कंटेंट आएगा इधर,
उसको भी रेगुलेट करता है, उस ओपनिंग को। तो क्या उसमें जो ओपनिंग लगा है हम लोग उसको इलियोसिकल स्फिंक्टर या फिर इलियोसिकल वॉल्व भी बोल सकते हैं, स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वॉल्व भी बोल सकते हैं आप। ये क्या रेगुलेट करेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कितना कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन में है। कंटेंट क्या होगा तो आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में क्लियर होगा स्टूडेंट। अभी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? सीकम। तो सुनिए, लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन में रोल हम लोग देखेंगे आगे। सीकम का क्या काम है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सीकम का काम है सेल्यूलोज का डाइजेशन कराना। बच्चा पूछता है कैसे, क्या यहाँ पर कोई एंजाइम आता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला? नहीं। सीकम के अंदर बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक क्या होता है? एक साथ रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले बैक्टीरिया बहुत सारे पाए जाते हैं वहाँ पे। सवाल आता है वो वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ जब फूड मटेरियल पहुँचता है ना, वो उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है। वो वहाँ पे उस फूड पार्टिकल को कंज्यूम कर करके ग्रो करते हैं। और क्या करते हैं? उस फूड पार्टिकल में जो अगर आपका हिमेन के अंदर भी सीकम होता है, अगर आप कोई सेल्यूलोज वाला पार्ट खाया, सेल्यूलोज से पेपर में होता है ना, ऐसा कोई चीज़ जो आप सेल्यूलोज वाला कंटेंट खा लिए, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी सीकम के पहले डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम नहीं है। और जब वो पहुंचेगा कहाँ? सीकम में, तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेंगे। सिर्फ थोड़ा बहुत पेपर खाने से कोई टेंशन नहीं है, वो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देते हैं सेल्यूलोज को, यही काम है। ये सीकम खरगोश में वेल डेवलप्ड है। हार्बीवोर, भाई साहब दिन भर घास खा रहा है, और घास में क्या है? फाइबर्स है ना, उनमें क्या? सेल्यूलोज है। प्लांट का सेर वाला पढ़ते होंगे, क्या उनमें मिली? सेल्यूलोज ही तो है ना। वो सेल्यूलोज को वो दिन भर खाता है, वो फूड ही उसका घास है, कच्चा घास खा रहा है। वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए खरगोश में सीकम का साइज बड़ा है, हमारे में छोटा है। तो सीकम में और ऐसा कोई काम है नहीं। अब सुनिए, सीकम में जो कंटेंट आया वो आगे बढ़ेगा। आगे अब वो भी स्लाइटली क्वेल्ड। अब आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन का अगला सेगमेंट है कोलोन। ये पूरे इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा सेगमेंट है स्टूडेंट, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। याद कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी अगर पाइप आपको ऊपर उठते हुए दिख रही है तो उसका बोलेंगे असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, असेंडिंग, ऊपर जा रहा है। और याद कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, ये वाला डायरेक्शन हमेशा क्या? एसएससी वाला ट्रांसवर्स और एसएससी वाला लॉन्गिट्यूडनल। तो फिर अगर कोई पाइप ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो उसको आप क्या बोलिएगा? ट्रांसवर्स। और कोई पाइप, याद कीजिए, अगर नीचे गिर रहा है तो मैं उसको बार बार क्या बोलता हूं? अगर कोई पाइप नीचे गिर रहा है तो उसको आप बोलिएगा डिसेंडिंग। तो यहां से जो सीकम से कॉलन अराइज हुआ, सीकम से अराइज हुआ, तो यहां पे सीकम था आपका, यहां से जो पाइप अराइज हुआ इसको आप बोलेंगे असेंडिंग कॉलन। फिर ये ऐसे ऐसे मूव करके, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अभी मैंने बहुत सारा चीज बता दिया था। यहाँ पे लीवर था, यहाँ स्टमक था, पीछे से ही गया है, पीछे से ही गया है। वो भी आप बोलेंगे पीछे में कितना पीछे? क्योंकि पीछे बाइल डक्ट भी है, बाइल डक्ट के पीछे से, बाइल डक्ट के भी पीछे से गया कौन? कॉलन। कौन कॉलन? ट्रांसवर्स कॉलन। तो यहाँ से असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन। अब वो फिर नीचे गिर गया, सुनिएगा, नीचे जब ये है डिसेंडिंग कॉलन, जब नीचे गिर रहा है, नीचे जब गिरा धीरे धीरे वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, डॉर्सल साइड की तरफ। अब आपको 2D में मैं कैसे समझा पाऊंगा? आपको 3D में समझना पड़ेगा। ये डिसेंडिंग कॉलन नीचे गिर रहा है, ये अंदर की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है, फिर अंदर जाकर बैक साइड में फिर एक डायलेटेड पार्ट में खुल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में एक्सक्रीटा मतलब फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। रेक्टम डायलेटेड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। वो फिर एक कैनाल में कंटिन्यू हुआ, शॉर्ट कैनाल है, बहुत बड़ा कैनाल नहीं है, और वो पीछे की तरफ जा चुका है। वो कैनाल मैंने बताया यहीं से मूव कर गया, पीछे की तरफ जा चुका है। वो कैनाल का नाम है एनल कैनाल, और उसी की जो ओपनिंग है उसी को बोलते हैं हम लोग एनस। स्ट्रक्चर क्लियर है? आइए फिर से एक बार बॉडी में बता देते हैं, फिर तो डायग्राम में हम आपको बताएंगे। ये डिओडेनम था, डिओडेनम उससे पहले आपको मैंने बता चुका हूं, ये डिओडेनम है, यहां खत्म। फिर ये जेजनम, फिर ये इलियम, यहां पर क्या? सीकम, इलियम खुला सीकम में इलियोसिकल ऑरिफिस से, और वहां पर वॉल्व कौन सा है? इलियोसिकल वॉल्व। ऊपर अराइज हुआ कौन? असेंडिंग कॉलन। फिर ऐसे ऐसे मूव करके आया ट्रांसवर्स कॉलन, फिर नीचे गिरा डिसेंडिंग कॉलन। अब वो पीछे की तरफ जा रहा है, फील कीजिए, पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग कॉलन। फिर पीछे की तरफ यहां आकर वो एक डायलेटेड सेगमेंट में खुल गया जिसका नाम है रेक्टम, और फिर वो पीछे की तरफ मूव किया एक कैनाल से, जिसको आप बोलेगा एनल कैनाल, और उसी की ओपनिंग क्या है? एनस है। ये आपको पूरा मैं इंटेस्टाइन बताया।
बॉडी में। आइए अब आपको हम डायग्राम में बताते हैं। ये देखिए, आपका स्टमक यहाँ खत्म हो गया था। चलिए, ये जो आपका पूरा सी शेप्ड पार्ट है, ये हुआ आपका डिओडेनम। इसी के अंदर 3 सिक्रीशन आ रहा है। इधर से आया था, याद कीजिए, काइम, इधर से पैनक्रियाटिक जूस और इधर से बाइल जूस, फाइनली इसमें पहुंचा सी शेप्ड पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला सेगमेंट खत्म, डिओडेनम डायग्राम में देख लीजिए। यस जैसनम एब्जॉर्प्शन में काम है, हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन में। अभी इसका क्या हम स्ट्रक्चर में इतना बताएंगे कि जो भी फूड पार्टिकल डिओडेनम से गिरेगा जैसनम में, वो आगे पास आउट कर देगा। वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे गट में हो रहा है। आगे इलियम, इलियम का भी काम हम लोग एब्जॉर्प्शन में देखेंगे। चलिए, इलियम ये है, इलियम 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 हाईली कॉइल्ड, और किसमें खोला, सीकम में। ये देखिए, ये जो ब्लू वाली है, ये है सीकम। पता है स्टूडेंट, सीकम में जहां पर इलियोसिकल ऑरिफिस है, ये दिख रहा है, उससे 2 सेंटीमीटर नीचे, इतना स्पेस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं है, हमारे पूर्वजों में काम था। ऐसे ऑर्गन जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, हमारे में नहीं है। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजी में लोग उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इवोल्यूशन में बताऊंगा मैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। हमारे अंदर कोई काम नहीं है, और इसकी साइज को बहुत बड़ी नहीं होती, सेंटीमीटर में होती है। लेकिन किसी किसी पर्सन में ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी रीजन, इसका साइज बढ़ जाता है, तो बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं अपेंडिक्स हो गया है ऑपरेशन, तो अपेंडिक्स तो पहले से हो क्या गया है, अपेंडिक्स का साइज बड़ा हो गया है, ये बोलिएगा तो ज्यादा सटीक। आप समझ में आ गया क्या, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिक्स तो आपको पहले से है। अपेंडिक्स का साइज बड़ा होता है तब हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं, ताकि यहां पर जगह कंजेस्टेड नहीं हो पाए, है ना। इसका सच कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो आपको यहां से एक सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये पूछा सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कौन सा ऐसा पार्ट वेस्टिजियल है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। चलिए आगे मूव कीजिए। ये पूरा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या था, सीकम था, मैंने बताया। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं, किसका, सेल्यूलोज का। खरगोश में वेल डेवलप्ड है। यहां से जो ये रेड वाली आपको दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक रेड वाली, ये लीजिए, यहां से यहां तक, ये है स्टूडेंट असेंडिंग कॉलन। ये देखिए असेंडिंग कॉलन। फिर जो ये पीछे से यहां तक आई, ये देखिए ये वाली, ये है ट्रांसवर्स कॉलन। फिर जो नीचे गिरी ये रेड वाली देखिए, ये है आपका क्या, डिसेंडिंग कॉलन। तो कॉलन का 3 पार्ट हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। अब ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, मैं कैसे समझाऊंगा, 2D में तो समझा नहीं सकता। एक चीज आप फील कर सकते हैं, देखिए यहां से आपको थोड़ा सा कर्व्ड लग रहा है, एक्चुअल में ये कर्व्ड पीछे की तरफ जा रहा है और शेप ले ला रहा है एस। इसलिए हम लोग इस सेगमेंट को सिग्मोइड कॉलन भी कहते हैं स्टूडेंट। सिग्मोइड का मतलब क्या, एस। ये सिग्मोइड कॉलन है, पीछे की तरफ जा रहा है स्टूडेंट। मैं 2D में नहीं बता पाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा, 3D डायग्राम विजुलाइज करना पड़ेगा। पीछे की तरफ जा रहा है, और फिर जाके पीछे की तरफ जो ब्लू वाला सेगमेंट दिख रहा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो गया, जिसका क्या नाम है, रेक्टम। और रेक्टम का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा। कभी कभी किसी कारणवश रेक्टल वेन का एनलार्जमेंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं पाइल्स, हीमोराइड्स। पाइल्स वही है, रेक्टल वेन का इनलार्जमेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है। पाइल्स का काउच क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो इनलार्जमेंट ऑफ लोकल रेक्टल वेन्स। यहाँ पे जो भी रेक्टल वेन्स हैं उसका एनलार्जमेंट, यही पाइल्स है, ठीक है। उससे ब्लीडिंग आएगा बाहर। अब वो रेक्टम, उसमें क्या हुआ, एक्सक्रीटा स्टोर हुआ। जब रेक्टम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें होता है बाउल मूवमेंट, सेगमेंटल मूवमेंट, सेगमेंट में करते हैं मूव, सेगमेंट में कर करके एक्सक्रीटा को बाहर निकालते हैं, बाउल मूवमेंट कहते हैं उनको, सेगमेंटल मूवमेंट। वो नीचे फिर जो रेक्टम के आगे ट्रैक्ट है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैनाल टाइप का बन गया है, पीछे की तरफ जाके, पीछे की तरफ है पूरा एनल कैनाल, और उसी की जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। अब सुनिएगा, एनस जो लास्ट वाली ओपनिंग है, उससे पहले 2 स्फिंक्टर होगी एनल कैनाल में, ये रेगुलेट करेगा कि एक्सक्रीटा कब रिलीज होगा। तो इस एनल कैनाल में जो अंदर की तरफ रेड वाली आपको दिख रही है, ये है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, मतलब अंदर की तरफ, और जो बाहर ब्लू वाली दिख रही है वो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी नेचर की होती है स्टूडेंट, इनवॉलंटरी, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्टूडेंट वॉलंटरी नेचर की होती है। अगर आप भूल जाएं तो ट्रिक है, आई फॉर इंटरनल, आई फॉर इनवॉलंटरी पूछा जाता है। अब बाकी बोल रहे हैं इसका ट्रिक अलग से नहीं बताइएगा, नहीं बताएंगे,
जब आपको आई आई याद रहेगा तो इसका आपको याद नहीं रह जाएगा, ई फॉर एक्सटर्नल और वी फॉर वॉलंटरी। ट्रिक नहीं है, ट्रिक इसमें है, तो एक से याद रह जाएगा। अब सुनिए, जब आपका स्क्वीटा आया रेक्टम के अंदर, बॉल मूवमेंट व सेगमेंटल मूवमेंट, तो ये इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन कैसे रेगुलेट करते हैं। तो इसको तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुलवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन जब वो आया कहाँ? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के पास, तो वो एक लिमिट तक आपके कंट्रोल में, एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप पकड़ के बैठे रहेंगे, पकड़ के बैठे रहने से ऐसा नहीं कि आप स्टोर करके रख लेंगे, एक लिमिट तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको वो एनल स्फिंक्टर अपने सीएनएस के कंट्रोल से, अपने अर्थ से, अपने कंट्रोल से, आपके अंदर एक अर्थ होगी, डिजायर होगी कि अब इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दें। तो जैसे आपके अंदर डिजायर होगी तो आपका सीएनएस एक्टिवेट हो जाएगा और आपका वॉलंटरी नर्व जो पास हुआ है इसके पास, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को खुलवा देगा और वो फिर बाहर निकल जाएगा। हम लोग इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। लास्ट में देखेंगे हम लोग लास्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग इजेशन बोले थे, याद कीजिए। वो फिर एनस से बाहर निकल जाएगा। ये वो आपका पूरा रेक्टम और एनल कैनाल और एनस वाला सेगमेंट। अब सुनिएगा, बीच में जो मैं लार्ज इंटेस्टाइन बताया, कॉलॉन, कॉलॉन में एक चीज और बताना है स्टूडेंट, कॉलॉन की जो आउटर वॉल होती है ना, बाहर वाली वॉल, उसमें मसल्स लेयर मिलता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स लेयर। तो उसकी जो एक्सटर्नल मसल्स लेयर होती है, स्मूथ मसल होता है, उससे कुछ फाइबर ऑरिजिनेट हो जाते हैं और वो फाइबर इस पूरी कॉलॉन में, मतलब असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, इस पूरी कॉलॉन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। देखिए, अगर कोई कैनाल है उसमें कोई ऐसे ऐसी मूव कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे ऐसी पूरे कैनाल में, उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी कैनाल, ऐसे कैनाल मतलब कैनाल के पैरेलली बोलिए ना सीधा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 3 फाइबर मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है टीनिया कोलाई। ये देख रहे हैं, टीनिया कोलाई। ऐसा इसका कोई काम नहीं है, सुनिएगा काम क्या है। ये टीनिया कोलाई का अगर आप साइज मेजर कीजिएगा तो कॉलॉन से कम आएगा। बच्चा बोलता है अरे मास्टर कैसे? आप बोल रहे हैं पूरे कॉलॉन में मूव किया तो उसका साइज कैसे कम आ गया? क्योंकि वो टीनिया कोलाई जगह जगह अंदर में पाउच बना लेती है। ये देखिए, ये देख रहा है पाउच, ये पाउच, इस पाउच को हम लोग बोलते हैं हॉस्ट्रा। इसका काम है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। कॉलॉन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत सारा होता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा ना, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हॉस्ट्रा ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। और ये हॉस्ट्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? वही टीनिया, टीनिया जो पाउच बना लिया वही क्या है? हॉस्ट्रा। तो ये टीनिया कोलाई 3 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स और उसने जो पाउच बनाया हॉस्ट्रा, क्या काम है? वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना। तो दिस इज intestine, small intestine and large intestine. This is the complete of a structure of digestive tract. स्टूडेंट मुबारक हो, हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल बताए, इसके मेजर पोर्शन का हिस्टोलॉजी बताएंगे। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब इसके जो वॉल बने हुए हैं उसमें टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा है। अगर आप उस टिश्यू के अरेंजमेंट को नहीं समझिएगा तो आप उसके डायरेक्शन जो फंक्शन है वो कैसे समझिएगा, कौन सा टिश्यू क्या काम कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम देखने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारा नेक्स्ट लेक्चर यही होगा, वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जो बच्चे हमारा लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो अगले लेक्चर से देखें और देखेंगे वो परसों वाले लेक्चर से, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से बहुत मजा आएगा उनको फिजियोलॉजी पढ़ने में। कुछ रटना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चलेगा। तो जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक देखिए, तब आपको आगे का समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आज की पूरी लेक्चर को, या आपको पीडीएफ चला जाएगा, आज की पूरी लेक्चर को आप क्लास नोट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है वहां से रीड कीजिए। एनसीईआरटी का कंटेंट जाएगा आपको नीचे लिंक में, वो रीड कीजिए। बोर्ड वर्क का पीडीएफ जाएगा, वो रीड कीजिए। जो डाउट हो आप वहां से पूछिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।